गागर में सागर नीतिशास्त्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तीसरी कक्षा में तीसरे संस्करण में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज का पहला प्रश्न है कि नीतिशास्त्र विज्ञान है या दर्शन है। दोस्तों, ये जो झगड़ा है साइंस और फिलॉसफी का, ये बड़ा पुराना झगड़ा है। और ये जो झगड़ा है ये आधुनिक युग में बहुत बड़े रूप में आया। 1930 के दशक के आसपास दरअसल एक लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तार्किक प्रत्यक्षवाद नाम का एक स्कूल यूरोप में स्थापित हुआ। इसको वियना सर्किल का फिलोसफिकल आउटलुक भी कहा जाता है। थोड़ी सी गंभीर बातें हैं, समझने से कनेक्ट आप कर पाएंगे। तो ये जो दार्शनिक, ये जो गणितज्ञों का, वैज्ञानिकों का ये जो जमात थी, इसने कहा कि जो परंपरागत जो दर्शन शास्त्र है, यह परंपरागत दर्शन शास्त्र विज्ञान है ही नहीं। क्योंकि विज्ञान होने के लिए प्रेक्षण, प्रयोग, अनुभव, सत्यापन, वेरिफिकेशन, ये सब क्या है, जरूरी है। तो जिसका सत्यापन नहीं हो सकता वो तथ्य नहीं है, और जो तथ्य नहीं है उसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। तो ये इसका असर नीतिशास्त्र पर भी पड़ा। जो वियना सर्किल का जो आउटलुक था उसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं, और पॉजिटिविज्म का जो ये दृष्टिकोण था, तो हर विषय को उन्होंने इस आधार पर देखना शुरू किया। और ये चीज फिर राजनीति विज्ञान के संदर्भ में उठी, नीतिशास्त्र के संदर्भ में भी उठी। लेकिन यहां पर एक बहुत हैरानी वाली बात यह है कि नीतिशास्त्र के जो जानकार हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने नीतिशास्त्र को विज्ञान और दर्शन दोनों बताया। उन्होंने कहा कि जिसको आप नीतिशास्त्र कहते हैं वह विज्ञान और दर्शन इसलिए दोनों है क्योंकि विज्ञान है ये, इसमें क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सटीक अध्ययन क्या है किया जाता है। इसमें क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सटीक क्या है, अध्ययन क्या है किया जाता है। और इसके साथ ही यह दर्शन भी है। यह क्या है, दर्शन भी है, क्योंकि इसका जो आधार है एक विषय के रूप में, इसका आधार दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र में तत्व मीमांसा, दर्शन शास्त्र में ज्ञान मीमांसा और दर्शन शास्त्र में मूल्य मीमांसा, ये तीन विषय, तीन शाखाएं होती हैं। मूल्य मीमांसा में, जो मूल्य मीमांसा है, उस मूल्य मीमांसा में नीति शास्त्र भी आता है, सौंदर्य शास्त्र भी आता है। इस तरह से आप ये देखेंगे कि यहां पर जो लॉजिक दिया गया, वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक दरअसल क्या है, वह लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल के बारे में आप थोड़ा सा विश्लेषण को समझें कि यह विश्लेषण मैं क्या कर रहा हूं, क्या आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि नीतिशास्त्र विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? क्योंकि विज्ञान में क्रमबद्ध अध्ययन होता है। नीतिशास्त्र में भी नैतिक अवधारणाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। नीति विज्ञान में सुव्यवस्थित रूप से, निष्पक्ष रूप से सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। नीतिशास्त्र में भी सुव्यवस्थित जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का क्या होता है, प्रतिपादन होता है। और इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि नीतिशास्त्र दर्शन भी है, क्योंकि जैसे व्यक्ति के माता पिता होते हैं वैसे ही विषयों के भी माँ बाप होते हैं। और नीतिशास्त्र का माँ बाप, माता पिता कौन है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की तीन औलादें हैं। तीन औलादों का नाम, तीन बच्चों का नाम समझ लीजिए। दर्शन शास्त्र का पहला बड़ा बेटा है, बेटी है, बेटी भी कह सकते हैं, तत्व मीमांसा। दर्शन शास्त्र की दूसरी बेटी, दूसरा बेटा ज्ञान मीमांसा है। और दर्शन शास्त्र की जो तीसरी बेटी है, जो तीसरी औलाद है, वह मूल्य मीमांसा है। इस तरह से दर्शन शास्त्र जो है, इसकी तीन औलादें हो गई। अब इन तीन औलादों में से एक जो मूल्य मीमांसा की औलाद है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाफिजिक्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाफिजिक्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ये नाम भी याद रखने हैं आपको। और इसके साथ ही मूल्य मीमांसा को इंग्लिश में कहते हैं एक्सियोलॉजी। इसको एक्सियोलॉजी कहा जाता है। और ये जो मूल्य मीमांसा है, तो मूल्य मीमांसा के दो पार्ट हो गए। मूल्य मीमांसा का जो एक पार्ट हुआ, जो मूल्य मीमांसा का जो एक पार्ट हुआ, वह पार्ट क्या है? वह पार्ट यहां पर, ये वह जो पार्ट है, वह पार्ट है सौंदर्य शास्त्र।
वह क्या है, सौंदर्य शास्त्र। और इसके साथ ही क्या है, एक दूसरा पार्ट है, वह है नीति शास्त्र। एक दूसरा जो पार्ट है वह क्या है, नीति शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र और नीति शास्त्र। अब यहां पर ये जो दर्शन शास्त्र की जो 3 शाखाएं हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, तो इसमें जो एथिक्स है, ये एथिक्स के माता पिता बाबा दादा, इस एथिक्स के पिता मूल्य मीमांसा, और मूल्य मीमांसा किसकी औलाद, दर्शन शास्त्र की। इसलिए मैकेंजी ने कहा कि नीति शास्त्र आदर्श का भी विज्ञान है और वह दर्शन शास्त्र का अंग भी है। तो उत्तर क्या आप लिखेंगे, उत्तर आप ये लिखेंगे कि नीति शास्त्र विज्ञान और दर्शन दोनों है। एक तरफ यह नियामक या मानकीय विज्ञान है, यह एक नॉर्मेटिव साइंस है, यह डिस्क्रिप्टिव साइंस नहीं है, यह नेचुरल साइंस नहीं है, यह बायोलॉजी की तरह, जूलॉजी की तरह, बॉटनी की तरह का साइंस नहीं है, यह फिजिक्स की तरह का भी साइंस नहीं है। यह किस तरह का साइंस है, यह साइंस रेगुलेटिव साइंस है, यह आइडियल साइंस है, या फिर साइंस ऑफ आइडियल है, या फिर इसको नॉर्मेटिव साइंस क्या है कहते हैं। तो ये यहां पर जो नियामक और मानकीय विज्ञान की जो बात यहां पर है, उस बात को पहले आपको बताया जा चुका है। और दूसरी तरफ दर्शन शास्त्र की तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा की तरह अंग होने के अर्थ में और चिंतन प्रधान या तर्क प्रधान होने के अर्थ में दर्शन है। मैकेंजी एक बहुत ही प्रमुख नीति शास्त्री हैं। उन्होंने नीति शास्त्र को एक तरफ आदर्श का विज्ञान बताया और दूसरी तरफ उन्होंने इसे दर्शन शास्त्र का अंग भी कहा। तो आप यहां पर एक अच्छा उत्तर इस आधार पर लिख सकते हैं। और राजस्थान प्रशासनिक सेवा, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में 1-2 प्रश्न जो है नीति शास्त्र के बारे में पूछे जाते हैं, उसका आपको उत्तर क्या है आना चाहिए। और कम से कम आपके सोचने की दिशा, इस पर उलझन ना हो कि आपको स्टैंड क्या लेना है, कि मैं आप एक ही स्टैंड लेकर चले आए कि नीति शास्त्र विज्ञान है, दर्शन नहीं है, तो गलत हो जाएगा। और इसके साथ ही आप में से जो भी लोग थोड़ा भी जानते होंगे वो इस बात से परिचित होंगे कि फिलॉसफी की ब्रांच है इथिक्स। तो इसलिए जो फिलॉसफी वाले टीचर हैं वो इथिक्स पढ़ाने पर अपना स्वयं सिद्ध अधिकार मानते हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स को पढ़ाने के लिए आपको बहुत सी प्रैक्टिकल, बहुत सी अप्लाइड बातें भी पता होनी चाहिए। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लेता हूं कि किस विद्वान ने नीति शास्त्र को नेचुरल साइंस बताया। यह थोड़ा सा आपके जानकारी को बढ़ाने के लिए मैंने रखा है, क्योंकि आप सभी को यह पता है कि नीति शास्त्र जो है वह, पहली चीज तो यह है कि नीति शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, यह नेचुरल साइंस नहीं है। नीति शास्त्र जो है उसके बारे में दूसरी बात यह है कि वह एक मानकीय विज्ञान है। वह क्या है, एक मानकीय विज्ञान है। नीति शास्त्र जो है वह क्या है, मानकीय विज्ञान है। तीसरी बात यहां पर यह है कि नीति शास्त्र के संदर्भ में जो नीति शास्त्र है उसके बारे में यह है कि जो लोग इसको प्राकृतिक विज्ञान मानते हैं उनमें से कौन लोग हैं और उनका तर्क क्या है। तो आप जानते होंगे कि एक डार्विन से बहुत गहरे प्रभावित थे। स्पेंसर जो है डार्विन से इतने प्रभावित थे कि स्पेंसर के सिद्धांतों को पॉलिटिकल थॉट्स में सोशल डार्विनिज्म कहा जाता है। और आप जानते होंगे कि डार्विन ने कहा था कि वही प्रजातियां, वही स्पीसीज जीवित रह जाएंगी जो म्यूटेशन में खरी उतरेंगी, जो उत्परिवर्तन में खरी उतरेंगी। इसी को सोशल डार्विनिज्म के रूप में परिवर्तित करते हुए स्पेंसर ने कहा था कि वही जीवित रहेगा जो सर्वाइव कर, जो फिट रहेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किसने की थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात स्पेंसर ने की थी।
स्पेंसर ने ही कहा था कि नीतिशास्त्र जो है वह प्राकृतिक विज्ञान जैसा है। स्पेंसर के नीतिशास्त्र में जीव विज्ञान का बहुत प्रभाव है, इसलिए स्पेंसर के नैतिक सिद्धांत को विकासवाद से जोड़ते हैं। और स्पेंसर ने ही सामाजिक डार्विनवाद, मतलब डार्विन के जो जीव वैज्ञानिक सिद्धांत थे, उस जीव वैज्ञानिक सिद्धांत को स्पेंसर ने ही दरअसल सोशल एस्पेक्ट में यूज किया, इसलिए स्पेंसर के सिद्धांत को सामाजिक डार्विनवाद कहते हैं। और छठवीं बात यह है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कोरोना के महामारी के दौर में वही जीवित रह पाया, महामारी में वही सौभाग्यशाली जीवित रह पाया जिसको कुदरत ने, या जिसको खुद से जो फिट था, या तो कुदरत ने उसको प्रतिरोधक क्षमता दी थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान बहुत गहरे संकट में था। और आज दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि 50 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। मानवता के इतिहास में इतनी बड़ी महामारी कभी नहीं आई थी। दिल्ली शहर की दूसरे चरण के कोरोना में जो हालत थी, उसमें हालत ये बताती थी कि जब राजधानी में ऐसी स्थिति है तो देश के दूसरे हिस्सों में क्या होगी, जहां पर तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों। तो वहां पर क्या याद आया, हमें स्पेंसर याद आए थे कि स्पेंसर नाम का एक विद्वान कह कर गया था कि देखो वही सरवाइव करेगा जो फिट रहेगा, वही क्या जीवित रहेगा। नेचर को आप डिनाई नहीं कर सकते, आप प्रकृति को क्या है बदल नहीं सकते। इसलिए आप ये देखेंगे कि कुछ लोग कोरोना में जैसे उन्हें इन्फेक्शन हुआ वो बिल्कुल रेजिस्टेंस या उनमें इम्यूनिटी कम थी, और कुछ लोगों ने जबरदस्त इम्यूनिटी प्रदर्शित की। अब इसमें हमें यह सोचना है कि हम क्या ऐसी जीवन शैली अपना रहे हैं जिस जीवन शैली से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, या हम अपने आप को कमजोर बना रहे हैं, अपने आप को इतना डिपेंडेंट बना दे रहे हैं आर्टिफिशियल चीजों का कि जरा सी दिक्कत हो, जरा सा कुछ चेंज हो तो हम उसमें सरवाइव ना कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था सोशल डार्विनिज्म का, और इस मैसेज को आज भी इकोनॉमिक, मोरल सभी क्षेत्रों में क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे पूंजीवादी जो व्यवस्था है वह कहती है कि कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ही स्वाभाविक चीज है, और जो कंपटीशन में टिकेगा वही बचेगा, इसलिए कंपटीशन तो करना पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें जो है नीतिशास्त्र के क्षेत्र में लाने वाले विद्वान थे स्पेंसर। तो किस विद्वान ने नीतिशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान बताया था? स्पेंसर ने बताया था। उत्तर कैसे आप लिखेंगे? हर्बर्ट स्पेंसर ने नीतिशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान बताया है। स्पेंसर नीतिशास्त्र को समाजशास्त्र और जीव विज्ञान की शाखा की तरह क्या है देखते थे। इतना आपके लिए काफी होगा। एक बहुत ही मासूम, निर्दोष, बेगुनाह टाइप का क्वेश्चन आता है, आगे भी पीछे आया है, उत्तराखंड में आया है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आया है, राजस्थान में भी पूछा जा सकता है, और वह है कि नीतिशास्त्र को परिभाषित कीजिए। नीतिशास्त्र को क्या करिए? डिफाइन कीजिए। नीतिशास्त्र को परिभाषित करने के संदर्भ में यहां पर आप देखिए कि क्या है। नीतिशास्त्र वह मानकीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है। पहली चीज कि नीतिशास्त्र एक साइंस है। कैसा साइंस है? आदर्श मूलक है, मानकीय है। क्या करता है यह? जो लोग समाज में जीते हैं उन लोगों के आचरण का, उनके वॉलेंट्री एक्ट्स का, ऐच्छिक कर्मों का, उन पर विचार करता है निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से। और विचार क्यों करता है? जजमेंट करने के लिए, उनके संबंध में उचित अनुचित, शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए। और जब वो जजमेंट करने के लिए विचार करता है तो ऐसी स्थिति में उसका एक मापदंड भी क्या करता है? प्रस्तुत करता है। उसका एक मापदंड प्रस्तुत करता है, और इस निर्णय के आधार के लिए कुछ मूल सिद्धांतों की स्थापना करता है। यह परिभाषा मैंने नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत नामक एक किताब है आदरणीय वेद प्रकाश वर्मा सर की, यहां पर गलती से शर्मा लिख दिया गया है, वर्मा सर। आदरणीय वेद प्रकाश वर्मा सर दिल्ली विश्वविद्यालय के माने जाने प्रोफेसर रहे। सर ने आगरा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी, टॉप किया यूनिवर्सिटी, और जन्मा अंधे थे।
अंधा होने के बावजूद कभी भी उन्होंने अपने अंधेपन को लाचारी नहीं बनने दिया। और उनकी कई किताबें हैं, कुछ किताबें तो जैसे अरस्तू के नीति दर्शन की प्रासंगिकता, ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त किताब है, बहुत कम लोगों को पता होगा। ये जो किताब है ये यूनिवर्सिटी लेवल पर कहे चलती है और बहुत शानदार किताब है। नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत अलाइड पब्लिशर से आती है। कई बार आरएएस में या एमपीपीएससी के बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी किताब पढूं, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। अच्छी किताब है, आपको एक अच्छा बैकग्राउंड, एक अच्छा फाउंडेशन आपका बनाएगी। इस परिभाषा को हम लोग देखते हैं। पहली बात है कि नीतिशास्त्र एक विज्ञान है। दूसरी बात है कि नीतिशास्त्र जो है वो पागल इंसानों के बारे में मूल्यांकन देने की कोशिश नहीं करता। नीतिशास्त्र में पागल नवजात शिशुओं, जानवरों, इनका अध्ययन नहीं होता है। दरअसल सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों का, सामान्य मनुष्यों का मतलब क्या हुआ? पागल का नहीं होगा, नवजात का नहीं होगा। नवजात बच्चा जो है अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करता, वो क्या है, वो अपनी इंस्टिंक्ट से चलता है, उसमें इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। और जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है उसको आप उसके काम को अच्छा बुरा सही गलत अगर बताने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ क्या है, ठीक नहीं। तो यहाँ पर सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण या ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार करके उनके संबंध में उचित, अब यहां पर क्या है कि मनुष्य केवल जो है मनुष्यों से संबंधित है, और उसमें भी कैसे, उसमें नॉर्मल मनुष्यों से संबंधित है। इसके साथ ही तीसरी बात, इसमें मापदंड प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे आपने कहा कि महात्मा गांधी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आपने महात्मा गांधी के कैरेक्टर का इवैल्यूएशन किया, ये नीतिशास्त्र, ये नैतिक निर्णय है। और इस मापदंड को प्रस्तुत करने के लिए नीतिशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना होती है। नीतिशास्त्र जो है उसमें क्या है, इसमें सिद्धांतों की क्या है, स्थापना क्या है, होती है। तो ये है। अब इसमें बच्चों यहां पर आप ये पाएंगे कि नीतिशास्त्र के संदर्भ में यहां पर आप ये देखेंगे कि नीति शास्त्र के संदर्भ में ये जो 3-4 बातें कही गई हैं, उन 3-4 बातों को या तो आप छोटे छोटे एक एक लाइन में भी लिख सकते हैं। यहां पर कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है, यह सामान्य मनुष्यों के कर्मों और गुणों का मूल्यांकन करने वाला विज्ञान है। इसमें के लिए इसमें मापदंड प्रस्तुत किया जाता है, और मापदंड प्रस्तुत करने के लिए इसमें क्या है, कुछ सिद्धांतों की क्या होती है, स्थापना होती। तो यहाँ पर नीतिशास्त्र के संदर्भ में यह बात आपने पढ़ी। फिर इसके साथ ही है कि नीतिशास्त्र के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, स्कोप ऑफ एथिक्स को क्या है बताइए। नीतिशास्त्र के क्षेत्र को स्पष्ट करने के क्रम में क्या क्या बातें आपको बतानी, क्षेत्र का कैसे आप स्पष्ट करेंगे। विषय वस्तु के आधार पर क्षेत्र क्या स्पष्ट होता है, और विषय वस्तु में क्या क्या आता है। नीतिशास्त्र में आप क्या पढ़ते हैं, चरित्र और आचरण पढ़ते हैं, मानक पढ़ते हैं, उचित अनुचित को पढ़ते हैं, कर्तव्य को पढ़ते हैं, शुभ या अच्छाई को पढ़ते हैं, नैतिक निर्णयों के बारे में पढ़ते हैं, गुण और दोष के बारे में पढ़ते हैं, संकल्प के बारे में पढ़ते हैं। ये सब नीतिशास्त्र में आप पढ़ते हैं। और नीतिशास्त्र में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र जैसे विषयों से क्या है, ली जाती हैं। तो नीति शास्त्र के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। ये जो नीति शास्त्र के क्षेत्र को स्पष्ट करने की बात है, इसको लिखते समय क्या क्या बातें आप लिखेंगे कि नीति शास्त्र की विषय वस्तु ही उसका क्षेत्र है, जो उसका सब्जेक्ट मैटर है वो उसका क्षेत्र है। इसमें चरित्र, आचरण, मानक, उचित, कर्तव्य, शुभ, नैतिक निर्णय, गुण व दोष, संकल्प की स्वतंत्रता जैसे विषयों का अध्ययन होता है। नीति शास्त्र की कुछ समस्याएं जो राजनीति है, मनोविज्ञान है, दर्शन है, समाज शास्त्र है जैसे विषयों से क्या है, ली जाती है। तो नीति शास्त्र के क्षेत्र को स्पष्ट करने के संदर्भ में आप ये बातें बताएंगे। बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल क्वेश्चन है। इसके साथ ही नीति शास्त्र में जो नैतिक सिद्धांतों की स्थापना होती है, तो नीति शास्त्र में नैतिक सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए कौन कौन से मेथड्स को यूज किया जाता है, नीति शास्त्र की विधियां क्या हैं। जैसे कई बार आप देखेंगे कि कुछ नीति शास्त्री ऐसे हैं जो मनोवैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करते हैं,
कुछ नीतिशास्त्री ऐसे हैं जो इतिहास से उदाहरण लेते हैं, ऐतिहासिक विधि का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर नीति शास्त्र की विधियों की अगर हम लोग बात करें तो नीति शास्त्र की विधियों के संदर्भ में आप यहां लिखेंगे कि नैतिक तथ्यों के अनुसंधान के लिए नीतिशास्त्र में एक तरफ भौतिक या और जैविक विधि, ऐतिहासिक और उत्पत्ति प्रदर्शक विधि, इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक विधि, दार्शनिक विधि जैसी विधियां क्या हैं, जैसी जो विधियां हैं वो विधियां क्या इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे स्पेंसर को आप देखेंगे तो स्पेंसर फिजिकल और बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकल मेथड जो है वो स्टीफन के द्वारा किया गया। भगवत गीता जैसे आप पढ़ते हैं तो भगवत गीता में किसी इतिहास की बात नहीं है, भगवत गीता में मनुष्य की मनोवृत्तियों की बात है। तो अगर भगवत गीता में नैतिक सिद्धांतों की स्थापना के लिए किस तरह की विधि का प्रयोग किया गया है, तो आप ये कहेंगे कि भगवत गीता में एक मनोवैज्ञानिक जो विधि है उस मनोवैज्ञानिक विधि का क्या है इस्तेमाल किया गया है। और यह विधि ह्यूम, बेंथम, जेएस मिल के यहां भी की गई है। और इसके साथ एक दार्शनिक विधि भी होती है जो चिंतन परक होती है, यह हेगल और ग्रीन के दर्शन में इस्तेमाल की गई है। नीतिशास्त्र का उद्देश्य क्या है, एक सवाल यहां पर यह भी है कि नीतिशास्त्र का उद्देश्य क्या है। अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे नदी में कोई नौका जब चलती है तो नाविक का एक लक्ष्य होता है, एक मंजिल होती है। बिना पतवार के अगर नौका चले तो बहकर कहीं भी पहुंच जाएगी। उसी तरह से हर विषय की एक मंजिल होती है, उसका एक उद्देश्य होता है। इथिक्स का एंड क्या है, हाईएस्ट गुड। इस दुनिया में, इस समाज में इंसान के लिए मंगल क्या है, गुड क्या है, अच्छा क्या है, शुभ क्या है, परम शुभ क्या है, सर्वाधिक जो अच्छी चीज है क्या है। अरस्तु ने कहा कि इस दुनिया में इंसान को क्या हासिल करना है, इंसान को दरअसल क्या है, यूडीमोनिया हासिल करनी है, पूर्णता, एक ऐसी पूर्णता जिसमें आनंद हो। अरस्तु ने मनुष्य का जो हाईएस्ट गुड है, एथिक्स का हाईएस्ट गुड क्या है, एथिक्स का हाईएस्ट जो गुड है अरस्तु के अनुसार वह क्या है, अरस्तु के अनुसार एथिक्स का जो हाईएस्ट गुड है वह पूर्णता और आनंद को क्या है, प्राप्त करना है। इसके साथ ही यहां पर आप ये देखेंगे कि जो दूसरा यहां पर पहलू, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि अरस्तु के अलावा अगर हम लोग दूसरे लोगों की बात करें, जैसे बेंथम की बात करें, मिल की बात करें, सिजविक की बात करें, इन लोगों के अनुसार हाईएस्ट गुड क्या है, इन लोगों के अनुसार हाईएस्ट गुड यहां पर यह है, परम शुभ क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। कांट के यहां क्या है, कर्तव्य की चेतना। भारतीय परंपरा में क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। कुछ पूर्णतावादियों के लिए क्या है, मनुष्य के व्यक्तित्व में जो संभावनाएं निहित हैं उन संभावनाओं को वह क्या है, साकार करे। तो नीति शास्त्र के उद्देश्य को स्पष्ट करने के संदर्भ में हम लोग यहां पर देखें तो नीति शास्त्र का उद्देश्य समाज के एक सदस्य के रूप में परम शुभ की, हाईएस्ट गुड की प्रकृति को परिभाषित करना है। जो हाईएस्ट गुड है उस हाईएस्ट गुड की प्रकृति को क्या है, परिभाषित करना है। नीतिशास्त्र के अध्ययन का उपयोग क्या है, जो नीतिशास्त्र है उस नीतिशास्त्र के अध्ययन का उपयोग क्या है। नीतिशास्त्र सामाजिक रीति रिवाजों, प्रथाओं के दोषों को प्रकाशित करता है। नीतिशास्त्र क्या करता है, नीतिशास्त्र में हम जो सामाजिक रीति रिवाज, प्रथा, इनके जो दोष होते हैं, इनकी जो कमियां होती हैं, इनको हम जानते हैं। और ऐसा करके हमारे विवेक को क्या करता है, जागृत करता है। नीतिशास्त्र के अध्ययन का एक उपयोग ये है। और एक और चीज है कि हम कई बार यूज की बात समझते हैं और कई बार हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन की बात को क्या है समझते हैं। तो यूज और एप्लीकेशन में क्या है, अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल का यूज क्या क्या है, तो मोबाइल का यूज बात करने के लिए है, मोबाइल का यूज जो है व्हाट्सएप मैसेज को चेक करने के लिए है, मोबाइल का यूज जो है कोई वीडियो देखने के लिए है, ये यूज है।
लेकिन मोबाइल का एप्लीकेशन हम कैसा करते हैं, इसका मतलब एप्लीकेशन जब हम अप्लाई करें, यहां पर पूछा गया यूज ऑफ एथिक्स क्या है। तो एक यहां पर क्या है कि नीति शास्त्र के अध्ययन का जो उपयोग है वह क्या है, वह रीत रिवाज और हमारे दोषों को प्रकाशित कर दरअसल क्या करता है, हमारे विवेक को क्या करता है, जागृत करता है। हमारा जो विवेक है उस विवेक को जागृत करता है। नीतिशास्त्र में जो प्रचलित और प्रथागत तथा लोकप्रिय जो नैतिकता से जुड़ी हुई असंगतियां हैं और जो त्रुटियां होती हैं उनको क्या है, सुधारता है। देखिए, पब्लिक मोरालिटी में कई चीज ऐसी होती है जिस चीज के पीछे कोई दूरगामी कोई लाभ की बात कई बार नहीं सोची जाती है और दरअसल तात्कालिकता से चीजें चलने लगती हैं। तो नीतिशास्त्र उसकी तरफ क्या है, इशारा करता है। जैसे नीतिशास्त्र ये इशारा करेगा कि अगर किसी समाज में प्रथा की वजह से दहेज या किसी सामाजिकता की वजह से प्रथा को, दहेज को, इन सब को क्या है, इन सब को फॉलो किया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या को किया जाता है, तो इसका क्या क्या नुकसान होगा। इसलिए नैतिकता की असंगतियों और त्रुटियों को क्या करता है, वो सुधारता है। यहां पर पहली चीज तो यह है कि सामाजिक प्रथा और रीत रिवाज, दूसरी चीज नैतिकता से जुड़ी हुई, तीसरा नैतिक अंतर्दृष्टि का विकास करता है और इससे मनुष्य अपने कर्तव्य को निभाने की तरफ बढ़ता है। और चौथी बात यहां पर यह है कि जो नीति शास्त्र है वह इनडायरेक्टली हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। नीति शास्त्र का यह जो यूज है, यह यूज बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसी के आधार पर कई बार प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। एक बहुत सिंपल सवाल जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये भी है कि नैतिकता का धर्म से किस प्रकार का संबंध है। जो नैतिकता है उसका धर्म से किस प्रकार का संबंध है। आप इस सवाल का उत्तर देने के संदर्भ में आप इसको ऐसे समझें कि दरअसल जो मनुष्य का आचरण है, मनुष्य के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, कार्यों के नियमन से संबंधित, कार्यों के रेगुलेशन से संबंधित जो है, संबंधित कई प्रकार की सामाजिक क्या है, संस्थाएं हैं। मनुष्य के कार्यों के नियमन से संबंधित एक प्रकार की जो सामाजिक संस्था है वह क्या है, एक प्रकार की जो सामाजिक संस्था है वह लॉ है। यहां पर क्या है, लॉ है। इसके साथ ही मनुष्य के कार्यों के नियमन से संबंधित दूसरे प्रकार की जो सामाजिक संस्था है वह संस्था क्या है, वह संस्था दरअसल धर्म है, रिलीजन जिसको कहते हैं। और इसके साथ ही मनुष्य के कार्यों का नियमन मोरालिटी के द्वारा भी किया जाता है। और इन सब के जो इसेंस हैं वो इसेंस क्या है, अलग अलग हैं। जैसे कानून का सारतत्व तो आज्ञा पालन है। कानून तभी कानून होता है जब हम आज्ञा पालन करने के लिए विवश हों। ये बात ऑस्टिन ने क्या है कही थी। दरअसल धर्म का सारतत्व जो है किसी अलौकिक सत्ता में आस्था है और नैतिकता का जो सारतत्व है वह यह है कि हम किसी भी चीज को तार्किक रूप से उसका जो जस्टिफिकेशन है वह जस्टिफिकेशन दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। यहां पर ये तीनों संस्थाएं, जो तीनों संस्थाएं हैं, ये तीनों संस्थाएं दरअसल धर्म, नैतिकता और कानून, ये मनुष्य के आचरण से संबंधित हैं। लेकिन यहां पर अगर हम इनके संबंध की बात करें, इनके आपस में जुड़े होने की बात करें, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसको आप नैतिकता कहते हैं वह क्या है, वह धर्म पर ही आधारित है। नैतिकता धर्म पर टिकी है, धर्म पहले है, नैतिकता बाद में है। कुछ लोग ये कहते हैं कि दरअसल धर्म ही नैतिकता पर आधारित है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या क्या है, बहुत कम है।
और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई धर्म और नैतिकता जो है वो एक दूसरे पर आश्रित हैं, अन्योन्याश्रित हैं, वो एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नैतिकता का आधार धर्म है, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म का आधार क्या है, नैतिकता है, और कुछ लोग यहां पर यह कहते हैं कि धर्म और नैतिकता, जो धर्म और नैतिकता है वह एक दूसरे से आपस में क्या है, संबंधित है। तो एक दृष्टिकोण नैतिकता को धर्म पर आधारित मानता है, जैसे देकार्त नाम के एक विचारक थे, उनका दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण धर्म को ही नैतिकता पर आधारित मानता है, और तीसरा दृष्टिकोण धर्म और नैतिकता को आपस में एक दूसरे पर आश्रित मानता है। तो यहां पर क्या है कि नैतिकता को धर्म पर आधारित मानना, इसके साथ ही धर्म को नैतिकता पर आधारित मानना, और तीसरा धर्म और नैतिकता को एक दूसरे पर आश्रित मानना। अगर यह सवाल पूछा जाता है तो इस सवाल का जो टू द पॉइंट आंसर होगा ये होगा। अब इसमें एक और बात है कि नैतिकता और धर्म एक दूसरे से अलग कैसे हैं। जो नैतिकता और धर्म एक दूसरे से अलग करने की बात है, इसमें अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या है कि धर्म में किसी अलौकिक सत्ता या आदर्श के प्रति आस्था, पवित्रता की भावना जरूर पाई जाती है। धर्म में आस्था जरूर होगी, धर्म में पवित्रता की भावना जरूर होगी, लेकिन जो नैतिकता होती है, उस या नीति शास्त्र जो होता है, उसमें मनुष्य के चरित्र और आचरण का मूल्यांकन होता है। इसलिए नैतिकता और धर्म एक दूसरे से इस मामले में भिन्न है। और अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट मैंने यहां पर लिया, इस पॉइंट के संदर्भ में कि जो हमने यहां पर आपसे ये कहा कि अब आप डिफरेंस को समझिए कि धर्म में आस्था जरूर होगी, नैतिकता और नीति शास्त्र में कुछ न कुछ तार्किक औचित्य जरूर दिया जाएगा। जो चीजें हम प्रथा से भी स्वीकार करते हैं मोरलिटी के भीतर, मोरलिटी में जो कस्टमरी मोरलिटी होती है, उसमें भी हम कहते हैं कि हम इसलिए इस बात को मानते हैं क्योंकि लोग मानते आए हैं। तो यहां पर आपको ये डिफरेंस क्या है ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही यहां पर जो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न यहां पर यह है कि नैतिकता, या अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न ये है कि जो नैतिकता है वह सामाजिकता के सापेक्ष होती है कि नहीं होती है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसी चीज का कानूनी होना, किसी चीज का सामाजिक होना, किसी भी चीज का धार्मिक होना और किसी भी चीज का नैतिक होना, ये चारों अलग अलग बातें हैं। किसी चीज के कानूनी होने का मतलब है, कानूनी प्रश्न उठने का मतलब है कि राज्य के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के वह अनुरूप है या प्रतिरूप है, प्रतिकूल है। लेकिन जब हम किसी चीज के सामाजिक होने की बात करते हैं, इसका मतलब मानव समुदाय को, मानव समूह के एक विशिष्ट वर्ग को क्या है वह प्रभावित करता है। मानव समुदाय, मानव समूह के एक विशिष्ट वर्ग को क्या है, वह विशिष्ट जो वर्ग है उसको क्या है प्रभावित करता है। और इसके साथ ही यहां पर एक तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वह बात यह है कि जब हम किसी भी चीज को धार्मिक कहते हैं तो धार्मिक में अलौकिकता में आस्था होना जरूरी है। सामाजिकता वाली जो चीज है, वह सामाजिकता वाली चीज ये बताती है कि आप एक समूह या समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। नैतिकता मित्रों व्यक्तिगत भी होती है, वैयक्तिक नैतिकता भी होती है। और व्यक्तिकता में, अगर नैतिकता में व्यक्तिकता होती है या व्यक्तिगत नैतिकता होती है तो सामाजिकता से अलग हो गई। इसलिए गलती से भी नैतिकता को सामाजिकता के सापेक्ष नहीं बताना है। नैतिकता सामाजिकता के सापेक्ष होती है, यह बात नहीं कही जा सकती। दरअसल नैतिकता जो है वह क्या है, जो नैतिकता है वह सामाजिकता के सापेक्ष नहीं होती है। उसका रीजन मैंने ये बताया कि नैतिकता व्यक्तिगत भी होती है, समूह से भी संबंधित होती है। सामाजिकता जो होती है वह क्या है, समूह से ही जुड़ी हुई होती है। तो इस सेशन में मैंने नीतिशास्त्र से संबंधित जो उससे जुड़े हुए कोरिलेटिव जो या उसके कोरिलेशन वाले एस्पेक्ट से वे सब आपसे डिस्कस कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।